हेलो मैम, वॉइस नहीं आ रही आपकी। हेलो मैम। हेलो। भाई तुम लोग को साउंड आ रही है? साउंड नहीं आ रहा भाई हमको। मैम, वॉइस नहीं आ पा रही। देखो आई। मैम अब हेलो। यस मैम यस आ मैम, रही है। यस। आ कंफर्म। गई। यस मैम। ठीक है। थैंक यू। वो कभी कभी वायर लूज हो जाता होगा ना, इसलिए ऐसा होता होगा। तो मैंने वापस से करवा दिया स्टूडेंट से। चलो देखो, मैं ये बोल रही थी कि पावर टेबल में ना, आपने इतना कुछ पढ़ा 2 दिनों में, है ना। लेकिन पावर टेबल इतना इम्पोर्टेंट होता है कि 3-3 4-4 क्लास लग जाती है उसमें। 2 क्लास में हमने सारा यूजफुली काम करा। पावर टेबल बनाए बिना आप रह नहीं सकते। किसी भी कंपनी में डाटा का पावर टेबल हर हालत में बनेगा। तो आपको मैंने काफी सारी चीजें बताई हैं, लेकिन अब एक जो मेन चीज है वो क्या है कि अगर आपका डाटा एक से ज्यादा शीट में हो तो आप उसे कैसे कंबाइन करोगे, एक तो वो मेन रहता है। लेकिन उसके अलावा भी 2-4 चीजें और रहती हैं, मैं वो बताने जा रही थी। तो मैंने आपको ये बोला कि अगर आपने पावर टेबल की अभी सही से प्रैक्टिस नहीं करी है तो वो सिर्फ मल्टीपल शीट से डाटा कंबाइन करने वाला काम हम मंडे को भी कर सकते हैं। ठीक है। उसमें कुल 10-15 मिनट लगेंगे। उसके बाद वापस फॉर्मूला पे आ जाएंगे। अब पावर टेबल का जो बचा हुआ काम है वो आप पहले यहाँ पे देखो। वो मैं एक एक करके ले रही हूँ। ठीक। तो मैंने अभी ये जो फाइल आपके सामने खोली हुई है ना, देखिए इसमें क्या है। मैं आपको कस्टम ग्रुप बता रही थी। अब कस्टम ग्रुप का मतलब क्या होता है, देखिए आपके सामने डाटा पड़ा है ना। देखो कितना सारा डाटा है। इसमें रीजन, प्रोडक्ट, डेट और ग्रैंड टोटल, मतलब सेल होगी या जो भी है, या समझो कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी है। ये डाटा आपके सामने 4 कॉलम का। अगर मैं आपको सिंपल पावर टेबल बनाने को बोलूं, ग्रुपिंग वगैरह का, तो ये आप ऐसे बनाओगे ना, देखना भी। ये आपने बनाया फ्रॉम टेबल एंड रेंज। इधर इसको मत देखना, ये इसको इग्नोर करो। ठीक। अब यहाँ पे आपने ये ले लिया और एग्जिस्टिंग शीट पे ही बना लेते हैं, मान लीजिए यहाँ। ठीक। अब मैंने कहा कि एक मेरे को रीजन रखना है, ठीक है, और एक मुझे टोटल रखना है, बस ये 2 चीजें रखनी है। हो गया। अब मेरा पॉइंट सुनो। अगर मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो प्रोडक्ट्स की ग्रुपिंग है ना वो हमारे हिसाब से हो, तो हम तो ग्रुपिंग कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं प्रोडक्ट या रीजन को उठा के फिल्टर में डाल दूं, समझ रहे हो आप। और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट ले लूं तो मेरे को 3 फील्ड तो लेने ही पड़ते हैं ना। आप समझ पा रहे हो मेरे को। एक मिनट रुको जरा। आपने इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। जो ऊपर बनी हुई है टेबल, एक मिनट मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। आप इस वाले टेबल को मत देखो, मैं ड्राइंग कर देती हूँ इस पे। आपने सिर्फ नीचे देखना जो मैं बना रही हूँ, ये तो पहले से बनी हुई है ना। ऊपर वाली है ना जो ये, इसको मत देखो। यहाँ पे ध्यान मत दो, यहाँ पे ध्यान दो। ये मैंने बनाई है। तो मैंने आपसे ये कहा कि अगर आपको अपने हिसाब से ग्रुपिंग करनी है प्रोडक्ट्स वाइज, ठीक, तो आप कैसे करोगे उसको। अगर हमने जो अब तक नॉलेज दिया उस हिसाब से इस वाले पाइवट टेबल में मैंने एक फील्ड को फिल्टर में डाल दिया, समझ गए, और एक फील्ड को मैंने प्रोडक्ट में डाल दिया, और वैल्यू तो आनी थी यहाँ, तब जाके आपका बना। और इसमें आपकी ग्रुपिंग कैसे हो रखी है ये बताओ पहले। रीजन मैं ऊपर से सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है, तो ये नीचे प्रोडक्ट दिखाते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रोडक्ट को तो मत दिखाओ, लेकिन रीजन को यहाँ डाल दो और उसकी अपने हिसाब से ग्रुपिंग कर लो, तो बताइए आप कैसे करोगे।
अगर मैं रीजन को दोबारा लेके यहाँ पे डालूं तो वो ऊपर से हट जा रहा है। आप देख रहे हो, मैं ये माइंड में चल रहा है मेरा कि मैं रीजन को यहाँ भी रख लूं और मैं ऊपर फिल्टर में भी लगा लूं, तो क्या ये ला पा रहा है उसको? हट जा रहा है। या तो फिल्टर में रख लो कह रहा है, ठीक, और या फिर कहाँ रखो, इस वाली जगह पे देखना है आपने। एक मिनट, यहाँ पे देखना है जहाँ मैं काम कर रही हूँ, ऊपर नहीं देखना, ठीक है। तो क्या कहा मैंने कि या तो आप रीजन ऊपर रख पा रहे हो या नीचे रख पा रहे हो। अब क्या किया जाए, अगर कस्टम ग्रुपिंग करनी हो, ऊपर वाले को मैंने डिलीट क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, TL1 TL2, बताओ यहाँ पे कहीं है TL1 TL2? तो इसको देख के क्या पता चल रहा है कि इसमें कस्टम ग्रुपिंग कर रखी होगी। अब आई मेरी बात समझ में? तो अब आपको देखो कैसे करनी है कस्टम ग्रुपिंग, बड़ी आसान है। आप फिल्टर का चक्कर ही मत रखो, ठीक है, इसको यहीं पे ले लो। अब आपने जितने भी आइटम्स का ग्रुप करना है उन्हें सिलेक्ट करो, ठीक, ऐसे जितने का भी करना है, 3 का करना है 3 का कर लो, राइट क्लिक करो और ग्रुप कर दो। जो ऑप्शन आपको कहीं से नहीं मिल रही उसको यहाँ से मिल जाएगी आपको, समझ में आया? और ग्रुप करने के बाद आप नाम अपना दे सकते हो, रीनेम तो कर ही सकते हो, रीनेम में थोड़ी कुछ होता है, ठीक है, क्लिक मारो और रीनेम हो जाएगा। ऊपर दिख रहा है ना देखो ये, तो Team1 और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, Team2। तो मुझे क्या बताना था आपको कि कस्टम ग्रुपिंग कैसे होती है, लो मैंने बता दिया, ऊपर वाले जैसा हो गया, ठीक है, समझ में आया? तो ये वाली आपकी शीट कैसी हो गई, कस्टम ग्रुपिंग बनाने की, क्लियर है? अब ये वाला डाटा जो आप देख रहे हो, ये फाइल, ये मैं आपको भेज दूंगी, ठीक, इसमें ये कस्टम ग्रुपिंग तो आपको मिलेगी मिलेगी, लेकिन उसके अलावा अगर आपने और काम करना तो आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये क्या काम है, क्रिएट सीरीज विद 10 वेरिएंट्स। अब वेरिएंट्स आपको नहीं पता, जो स्टैट्स पढ़ते हैं उनको पता होता है वेरिएंट्स क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन पता है किसी को? नहीं पता, चलो छोड़ो इसको, इस पर दिमाग मत लगाओ। तो ये वाली शीट अगर आपको नहीं समझ में आए जाने देना, लेकिन कस्टम ग्रुपिंग तो समझ में आ गया ना। मैं एक काम करूंगी, आपको जो फाइल भेजूंगी उसमें ये अलग अलग शीट मैं इकट्ठी करके भेजूंगी, बस, समझ में आया? अब इसे जाने देती हूँ, एक काम। अब दूसरा काम देखिए, पाइवट टेबल की बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, ऐसे ही थोड़ी ना 2-3 क्लास लगाई जाती है उसमें, और इसीलिए हम इसको लास्ट में पढ़ाते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स के माइंड में रहे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसलिए। अब देखते हैं फिर से, देखते जाना, मैं अलग अलग फाइल्स खोलूंगी, फिर मैं आपको जब भेजूंगी शाम तक, तो या तो अलग अलग फाइल करके भेजूंगी या फिर एक ही फाइल में भेजूंगी मिक्स करके, ठीक है। कस्टम ग्रुपिंग आपको आ गई, पाइवट टेबल तो आप अब ये देखो, गेट पाइवट डेटा, गेट पाइवट डेटा ये क्या है? अब आपको याद होगा कि जब मैं आपको ये फॉर्मूलाज करा रही थी लुकअप एंड रेफरेंस के, याद है? तो इसमें से मैंने ऑलमोस्ट फॉर्मूला करा दिए थे काफी सारे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% करा दिए, लेकिन कराए ना काफी सारे। अब इसमें एक फॉर्मूला देखो, यहाँ पे गेट पाइवट डेटा लिखा है, वहां पे मैंने बोला था कि जब पाइवट टेबल पढ़ोगे ना तब करोगे, ऐसा बोला था मैंने इसके लिए। तो इसके आगे लिखा क्या है देखो, पहले इस पर अगर मैं कर्सर रखूं तो इसमें क्या लिखा है कि ये एक्सट्रैक्ट करता है डेटा स्टोर इन अ पाइवट टेबल। मतलब गेट पाइवट डेटा उसी में चलेगा जब आपने पाइवट टेबल बनाया हो, साफ पता लग रहा है। तो अब जब पाइवट टेबल सीख ही लिया, ठीक है ना, तो करना तो पड़ेगा ना इसको। तो अब देखिए आपके सामने यहाँ पे इधर हमने क्या किया हुआ है, एक पाइवट टेबल बनाया हुआ है, क्लियर है? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पे एजेंट्स के नाम लिखे हैं और यहाँ क्या लिखा है, ये जो CD सेविंग IRA चेकिंग, ये अकाउंट के टाइप है, ये एक फाइल है, पहले फाइल देखो, ये फाइल है, ध्यान से देखो इसको। हमारा पहला रूल क्या होता है, अगर हम एक्सेल में, पावर BI में या टैब्लो में काम कर रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट रूल है कि आप अपने डेटा को चेक करो पहले, ठीक है। अब डेटा में हमने समझ लिया
कि ये किसी बैंक का डेटा है, ऐसा ही लग रहा है ना। तो बैंक में एजेंट्स भी होते हैं, जैसे हमें कॉल नहीं आता डेली कि बैंक अकाउंट खुलवा लो या क्रेडिट कार्ड ले लो या ये ले लो। तो वो जो बैंक में काम करने वाले कुछ एजेंट्स टाइप का जिनका प्रोफाइल होता है ना, तो उनको टारगेट दिया जाता है कि आपने डेली इतने अकाउंट खुलवाने हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो अब मान लो कि ये एजेंट है और ये अकाउंट का टाइप है। सेविंग अकाउंट क्या होता है सबको पता है ना, ऐसे ही बिजनेस अकाउंट या करंट अकाउंट वगैरह होता है। ठीक, तो ऐसे यहाँ पे एक दो और वैरायटी लिखी है, तो IRA, CD, चेकिंग, सेविंग। चलो अब ऐसा मान लेते हैं कि ये कुछ भी हो, बट 4 टाइप्स है। देख लिया आपने 4-5 टाइप्स। यहाँ पे ओपन बाय, ओपन किसने किया, न्यू अकाउंट ने या किसी टेलर ने वो लिखा है, ये ब्रांच लिखी है, ये कस्टमर है कि कोई नया कस्टमर है या कोई पहले वाले कस्टमर ने अपडेट किया है। कई बार मान लो जब मेरा किसी बैंक में अकाउंट है तो मैं उसे अपडेट कर सकती हूँ, मैं अकाउंट खुलवा सकती हूँ दूसरे टाइप का, ऐसा भी होता है ना। तो जैसे मैंने अपने 2 अकाउंट खुलवा लिए, एक सेविंग और एक बिजनेस के लिए। ये डेट है और ये अमाउंट है। डेटा देख लिया हमने। अब हम यहाँ पे आए इस वाले पे और मेरे को अगर पाइवट टेबल का पाइवट डेटा का यूज करना है, गेट पाइवट डेटा फॉर्मूला का यूज करना है, तो पाइवट टेबल तो बनानी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे देखिए हमने ये नॉर्मल पाइवट टेबल बना रखी है। अगर आपने समझना तो समझ लो, कुछ किया नहीं हुआ। एजेंट, अकाउंट टाइप, ब्रांच और अमाउंट, 3 चीजें ले रखी हैं। अगर आप कहो तो मैं दोबारा बना देती हूँ उसको। ये देखिए अमाउंट। अच्छा, हम जब कभी टेबल बनाते हैं पावर टेबल, तो हमारा तो नहीं आता है, नहीं आता ना हमारा से। तो ये कैसे आ गया। अगर मैं किसी नए पे भी बनाऊं पावर टेबल, ये देखिए ठीक, और मैंने इससे कहा कि पावर टेबल बनाओ, इससे पूछा डेटा कौन सा है, मैंने ये वाला डेटा दे दिया। अगर ये मैंने डेटा दे दिया न्यू शीट पे या एग्जिस्टिंग शीट पे, जहां मेरा कर्सर है मुझे वही बनाना है। ठीक है, तो हमारा तो ऐसा दिखता है, और अभी इसमें बनाने लगे तो ऐसा दिखता है। अजीब नहीं है थोड़ा। तो समझो, आपको याद होगा कि मैंने आपको यहाँ से कुछ ऑप्शंस बताई थी, इधर से, इधर देखिए, इधर से, यहाँ से मैंने ऑप्शंस बताई थी, ये बताया था ना ऑप्शंस। इसमें से मैंने शो रिपोर्ट फिल्टर पेज बताई थी, याद है। इसी में एक और ऑप्शन होता है ऑप्शंस, मतलब ऑप्शन के अंदर ऑप्शंस। फिर आप यहाँ पे आओगे, इसमें एक सेटिंग है डिस्प्ले। डिस्प्ले डिस्प्ले में अगर मैं इसका जो डिस्प्ले है वो चेंज कर दूं, क्लासिक पाइवट टेबल वाला ले लूं। ऑप्शंस में मैंने जाके क्या लिया है, क्लासिक पाइवट टेबल वाला ले लिया, तो आपका भी ऐसे ही। अब आप कहोगे उसमें उसमें फर्क क्या, कुछ भी फर्क नहीं है। पावर टेबल जब आप बना रहे थे तो आप ऐसे क्लिक कर रहे थे तो वो वहां ड्रॉप हो रहा था। बस इसका ये फायदा है कि आप यहाँ पे भी ड्रॉप कर सकते हो। बात एक ही, क्या ही फर्क पड़ता है इससे। यहाँ पे भी ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन इतनी मेहनत कौन ही करेगा कि ऐसे यहाँ पे मैं लेकर जाऊंगी, मैं वही ना क्लिक करूँ। तो बस ये तो बताया था, दिख गया तो मैंने बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, ब्रांच और अकाउंट टाइप ये भी ले लिया, लेकिन अकाउंट टाइप को जो हमने अभी देखा था वो कॉलम में ले रखा था, ऐसी थी ना पाइवट टेबल, है ना, यही थी। देख लो एक बार, कंट्रोल Z करती हूँ, फिर ऐसे आपको बता लग जाएगा कि यही बनी थी। ये देखिए, ये देखिए ऐसी तो थी। ब्रांच और एजेंट यहाँ ले रखे थे और अकाउंट टाइप यहाँ ले रखा था, समझ गए, प्राइवेट टेबल बन गई। अब इसके बाद प्राइवेट टेबल के बाद अगर आपको ये कहा जाए कहीं पे कि आपको अगर हम एजेंट बता दें, एजेंट का नाम, और यहाँ पे आपको उसका जो भी एजेंट है अगर वो सीडी टाइप का है, उसका मतलब अकाउंट इस टाइप का है, तो यहाँ पे आंसर आए। सेविंग का IRA उसका है तो
चेकिंग उसका है तो टोटल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग होंगे। तो सारी वैरायटी यहाँ आ जाए और फिर जिसका जो टाइप की वैल्यू है वो यहाँ निकालता जाए। आप समझ गए मेरी बात? तो वीलुकअप आपने सीखा है, वीलुकअप सिखाया था ना मैंने। वीलुकअप में क्या होता है, लुकअप वैल्यू वो ये है, ठीक। ये क्या है हमारा डेटा रेंज। तो डेटा रेंज में हमने पूरा क्या ले लिया, पाइवट टेबल वाली रेंज, ठीक। फिर वो पूछता है कि कॉलम नंबर क्या है। जब उन्हें पता होता है कि कॉलम नंबर 2 या 3 या 4 से निकाल लो, तो हम उसे कहते हैं कि कॉलम नंबर मतलब दे देते हैं, जैसे मैंने बोला 3, तो ये हो जाता है स्टैटिक। समझ गया? और जब आपको ये नहीं पता और वो डायनेमिक हो सकता है, डायनेमिक मतलब चेंज हो सकता है, तो हम क्या करते हैं फिर यहाँ पे हम मैच कॉलम का, मैच का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो मैंने VLOOKUP के अंदर क्या लगा दिया यहाँ पे, मैच का फॉर्मूला। मैच भी अगेन क्या करता है, लुकअप वैल्यू लेता है। तो वो हमने ये वाली दे दी लुकअप वैल्यू, ऊपर वाली देनी है ये। और इसका रेंज, रेंज में हमने क्या दिया, B4 टू H4, V4 V4 ये टू H4, मतलब ये वाली लाइन। तो इससे वो क्या करेगा, अपने आप जो CD है वो किस कॉलम में उसका नंबर इसको आ जाएगा, ठीक है ना। CD जो लिखा है वो किस कॉलम में अपना अपने आप उसे नंबर मिल जाएगा और वो आपका काम कर देगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं लगा देती हूँ, ये देखो लुकअप वैल्यू, ठीक है, कॉमा, ये तो फिक्स है ना, तो साथ साथ फिक्स करते जाओ ताकि कॉपी करने में प्रॉब्लम ना हो। रेंज क्या है, ये पूरी, ठीक है ना, ये पूरी रेंज है। तो इससे आप इस वाले रेंज को पूरा ले लो, ठीक। ये ले ली मैंने। इसे भी आप क्या कर दो, फिक्स। लेकिन यहां से मत लो, 4 नंबर से लो जहां से हेडर लिखते हैं, ठीक है, हो गया। इसे भी फिक्स कर दो, फिक्स, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जब बात आती है किसकी, कॉलम नंबर देने की, तो कॉलम नंबर हम इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि अगर मैंने ये फॉर्मूला फिक्स करके आगे कॉपी किया तो मुझे बार बार जाके कॉलम नंबर चेंज नहीं करने पड़ेंगे। सेविंग की बारी में मुझे जाना पड़ेगा, फिर 4 लिखना पड़ेगा या कोई और नंबर लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने क्या किया, मैच। मैच मैंने आपको बताया था ना कि वो भी लुकअप वैल्यू पे काम करता है। तो मैंने मैच किया और लुकअप वैल्यू में अगेन ये दे दिया और इससे कहा कि नहीं सॉरी, इसको नहीं, इसको देना है, ये ढूंढवाना ना CD, ठीक है। इसे मैंने फिक्स कर दिया, किसके अंदर दे
टाइप, सेम स्पेलिंग होनी चाहिए, हाईलाइट नहीं करना है आपने, ठीक है, लिखना है, ध्यान रखना, हाईलाइट नहीं करना। करने को तो मैं यहाँ के कर सकती थी ना, हाईलाइट, हाईलाइट नहीं करना, लिखना है, कॉमा। बताओ अब अकाउंट टाइप कौन सा है आपका, जो अभी जिसके लिए हम निकालने वाले हैं, वो कौन सा है, ये, ठीक, और ये लो, हो गया, समझ में आया? तो अब ये देखो क्रॉस करके निकाल रहा है, ध्यान से देखिए, आपने सिर्फ इसे ये बताया कि पाइवट टेबल जो ये बराबर में बना हुआ है ना, इसको डाटा रेंज में लो, उस डाटा से मतलब नहीं है हमारा, जो डाटा वाली फाइल नहीं बनी हुई ये अब हमारा इससे ताल्लुक ही नहीं है कोई, क्योंकि पाइवट टेबल इससे कनेक्टेड है, और गेट पाइवट डेटा जो है किस पे काम करता है, पाइवट टेबल पे। तो हम यहाँ पे जो नाम दे रहे हैं पाइवट टेबल का दे रहे हैं, ये रहा, ये हमारी डेटा रेंज हो जाएगी, ठीक। आपने निकालना क्या है वो आपने यहाँ पे बता दिया, ठीक है ना, और किसके रेफरेंस से निकालना है, मतलब आप लुकअप वैल्यू क्या दे रहे हो, एजेंट को दे रहे हो, कहाँ है एजेंट, K3 में है, निकालना क्या है, अकाउंट का टाइप, कौन से वाला, ये वाला, तो पहले ये इसके साथ से चलेगा और बाकी फिर कॉपी पेस्ट कर ही देगा। अब अगर वो कॉपी पेस्ट सही नहीं करेगा, अगर मान लीजिए, तो उसका रीजन क्या रहेगा, कॉपी पेस्ट ना सही करने का रीजन क्या होता है, कॉपी पेस्ट कर रही हूँ ना मैं, अब मैं सबका थोड़ी ना निकालूंगी, तो उसका रीजन क्या है, सब चीजें तो फिक्स है नहीं ना, जो सबको फिक्स कर दो उठा के, सेल रेफरेंसिंग ही तो उसका रीजन होता है। तो बताइए किसे फिक्स करें हम, बताइए, यहाँ पे रो तो चेंज होगी ना जब एजेंट के नाम देखेगी वो, लेकिन कॉलम फिक्स है, ठीक है, ठीक है। और अकाउंट टाइप के केस में, अकाउंट टाइप के केस में रो फिक्स है, रो फिक्स है ना ये, तो क्या फिक्स नहीं है, कॉलम फिक्स नहीं है, ठीक। अब अगर ये प्रॉपर अभी भी नहीं बना होगा तो फिर नहीं आएगा, देखना पड़ेगा फिर से, हो गया। तो पहले फॉर्मूला बनाओ, कॉपी जब नहीं होता है तो आपको मैंने हर बार ही बताया कि कॉपी क्यों नहीं होता, कॉपी करके सही रिजल्ट नहीं दे रहा है और एक साल में रिजल्ट सही दे रहा है, तो साफ मतलब है कि आपने सेल को रेफरेंसिंग जो है उसका फिक्स करने का इंतजाम नहीं किया, बस ये रीजन है, क्लियर है। तो पाइवट टेबल सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये सारी शीट्स आपके पास पहुंच जाएंगी, पहले वाला डाटा भी आपके पास पहुंच चुका है, ये फिर से हम दे देंगे। जैसे इसमें एक और शीट दे रखी है, देखो इसमें सारा काम एक ही शीट पे किया हुआ है, ये पाइवट टेबल, ये तो डाटा है, ठीक है, और ये आपका पाइवट टेबल है, ठीक, और गेट पाइवट डेटा को यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, तो अब आपने ऐसा ही करते हुए यहाँ पे ट्राई कर लेना है, समझ गए, क्लियर है, प्रैक्टिस कर लेना है इसकी, ये फाइल भी मैं आपको भेज दूंगी, ठीक। अब देखते हैं पाइवट टेबल में और क्या है, रिलेशन के अलावा वो जो मैं बता रही हूँ ना, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन भी बहुत जरूरी है सीखना। माई एसक्यूएल वगैरह जब आप पढ़ोगे तब भी यही होगा ना कि आपको रिलेशनशिप बताएंगे, ज्वाइनिंग वगैरह बताएंगे माई एसक्यूएल में, और सेम आपको पावर बीआई में भी मॉडलिंग बताई जाएगी। मॉडलिंग का मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप करना। एक्सेल में भी मैं पाइवट टेबल के रेफरेंस में आपको रिलेशन बनाना बता दूंगी, क्या मतलब दो शीट से कैसे डेटा लेते हैं पाइवट टेबल में। तो एक्सेल हो, पाइवट टेबल हो, टैब्ल्यू हो, माई एसक्यूएल हो, कुछ भी हो, जब भी ऐसी सिचुएशन होगी कि आपको डेटा एक से ज्यादा फाइल से लेना है या एक्सेल के रेफरेंस में एक से ज्यादा शीट से लेना है, तो वहां पे रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट हर जगह सिखाया जाता है, ठीक है ना। एक्सेल में क्या सिचुएशन नहीं होगी कि डेटा आपका एक से ज्यादा शीट में पड़ा होगा, ठीक है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बता दूंगी मैं आपको, लेकिन देख लेते हैं कुछ और रहता है तो, बाकी तो मैंने कर ही दिया है। ऑलमोस्ट काम मैंने करा दिए हैं वैसे, ठीक है। अब इनमें से टास्क वाला जो मैंने दिया था कल, आप लोगों ने करने की कोशिश तो नहीं की होगी,
ऐसा ही लगता है मुझे तो। किया आपने? ये मैंने आपको असाइनमेंट भेजा था ना, ये आप लोगों ने नहीं किया होगा ना, डाटा के साथ में असाइनमेंट भेजा था। नहीं किया ना? आप लोग होमवर्क क्यों नहीं करते हो, समझ में नहीं आता है यार। होमवर्क तो मैम किया किया करो था। कम से कम। किया था आप लोगों ने? समझ में आ गया था? हेलो? मैम पूरा अब नहीं किया है अभी, अभी 10 ही किया है। असाइनमेंट आप लोगों की आवाज ब्रेक हो रही है, पता है? ब्रेक हो रही है आप लोगों की आवाज। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग इसकी और प्रैक्टिस करना। मंडे को अगर कोई ऑप्शन, कोई प्रॉब्लम हो पूछ लेना। मंडे को मैं पावर टेबल का कंसोलिडेशन बता दूंगी। अब थोड़ा सा फॉर्मूला पे बैकआउट कर लो, ठीक? तो चलिए इधर देखिए, मैं आपको फॉर्मूला कौन सा बता रही हूँ अभी, उसका भी एक टास्क है जो आपको 3 दिन मिलते हैं, तो उसमें हो सकता है, इसलिए वही वाला सिलेक्ट कर रही हूँ मैं। देखिए इधर मैं ऐसा फॉर्मूला ले रही हूँ जिसका आप थोड़ा बहुत काम कर पाओ, ठीक है? यहाँ पे देखिए फॉर्मूला की लिस्ट में फाइनेंशियल फॉर्मूला, फाइनेंशियल फॉर्मूलाज का भी पूरा का पूरा लिस्ट बना हुआ है। देख रहे हो कितनी लंबी लिस्ट है? ऑब्वियस सी बात है, 1 to 1 नहीं पढ़ाया जा सकता, आप भी पढ़ना पसंद नहीं करोगे, ठीक? तो मैं आपको 2-3 वो फॉर्मूला चुन के बता रही हूँ, बल्कि एक फॉर्मूला जो बहुत ज्यादा यूज होता है और आज की डेट में हमारी लाइफ का वो पार्ट बन चुका है। बताइए क्या? ईएमआई। ईएमआई हमारी हर पर्सन की लाइफ का, जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है ना? सालों पहले ये स्कीम शुरू हुई थी कि अगर आपको 2000 का भी सामान खरीदना और खरीद नहीं पा रहे हो आप, तो लोग क्या करते हैं, अपनी सेल को प्रमोट करते हैं, उनको इंटरेस्ट भी मिल जाता है। और जो एक कॉमन मैन है, लोअर मिडिल क्लास भी है, और वो किसी सामान को नहीं ले पाता, तो वो किस पे ले लेता है? ईएमआई पे। तो ईएमआई आजकल छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज पे हो जाता है। जैसे कि होम लोन तो एक बड़ा ही हो गया ना, लेकिन उसके अलावा आप कोई फ्रिज, टीवी, गाड़ी कुछ भी लेते हैं, तो सब पे आजकल लोन अवेलेबल है और उसमें आप ईएमआई दे सकते हो। तो ईएमआई हो गया ना हमारी लाइफ का एक जरूरी पार्ट। तो एक्सेल में ईएमआई निकालने के लिए यहाँ फॉर्मूला है। क्यों बनाया गया है फॉर्मूला, या ये हमें क्या हेल्प करेगा, आप ध्यान से सुनो। देखो, मान लीजिए कि मैं किसी से लोन लेने जाऊं, ठीक है, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सो एंड सो है, और यहाँ पे उसकी इंस्टॉलमेंट्स हैं, इंस्टॉलमेंट्स, ऐसा समझ लो, ये मैंने लिखा हुआ, ठीक? अब सपोज करो कि मैं एक राउंड वैल्यू लूंगी, ठीक है? मैंने यहाँ पे मान लीजिए 1 लाख का लोन लेना है सपोज। एक बंदा कहता है कि आपको 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 10 इंस्टॉलमेंट में इसे चुका देना। तो देखो, लोन का मतलब क्या होता है? जब आप किसी से वैसे लेते हो उधार, आज की डेट में आपका कितना भी गहरा दोस्त या रिश्तेदार हो, कोई नहीं देता बिना इंटरेस्ट के। तो वो सामने से नहीं देगा, वो बोलेगा मैं किसी से लेकर दे दूंगा, लेकिन इंटरेस्ट सबको चाहिए ही चाहिए, ठीक? अब बात ये नहीं कि आप इस पे इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, वो तो हमने स्कूल में भी सीखा था, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ पे बात इंटरेस्ट की नहीं हो रही। अगर इंटरेस्ट 1 टाइम देना होता तो हम निकाल ही लेते। बात ये हो रही है कि हमें इंस्टॉलमेंट्स चुकानी है 10। अगर बिना इंटरेस्ट का होता तो मोटा मोटा कैलकुलेशन करोगे तो 10,000 रुपए की 10 किस्तें बन जाएंगी। समझ में आई मेरी बात? कोई भी कॉमन मैन ऐसे फटाफट से कैलकुलेशन नहीं कर लेगा कि 1 लाख का अमाउंट अगर मुझे 10 किस्तों में वापस करना है, तो मैंने 10-10 हजार करके वापस कर दिया। लेकिन बिना इंटरेस्ट के थोड़ी ना मिला मेरे को, इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा ना मुझे। तो अब आप 10,000 नहीं दे रहे हो सामने वाले को, आप कितना दोगे? इंटरेस्ट लगा के दोगे। अब जो इंटरेस्ट होता है वो स्टैटिक तो है नहीं कि हर बारी आप 500 रुपए एक्स्ट्रा दे दोगे, है ना? उधर तो स्टैटिक है, जो आप ईएमआई देते हो वो सेम होती है, लेकिन बिहाइंड मतलब पीछे की तरफ जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो थोड़ा थोड़ा आपकी किस्तों में जाके चला जाता है, ठीक है? ऐसा ही कुछ है ना? तो एक जगह से तो मुझे ये प्लान मिल रहा है, और दूसरी जगह से मुझे ये प्लान मिल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे ना कम मिल रहा है थोड़ा सा, एग्जाम्पल के तौर पे। और सामने वाले ने कहा कि देखो मैं तो आपको ना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम लूंगा आपसे, और इंस्टॉलमेंट आपको ना
15 बाद में दे देना, चलो आराम से बैठो, उसने बोला मुझे। ठीक, तो अब मुझे देखने में प्लान कौन सा सही लगेगा, आप ही बताओ कौन सा प्लान ठीक लग रहा है देखने में। देखने में ये वाला प्लान मेरे को ठीक लग रहा है। क्यों? मुझे लगा कि मेरा माइंड रिलैक्स रहेगा, इतना प्रेशर नहीं रहेगा, किस्तें थोड़ी कम बनेगी और इंटरेस्ट भी मेरे को, अगर मान लो कोई कम दे रहा है तो मैं इतनी जल्दी डिसीजन नहीं ले सकती। आज की डेट में अगर आप ऐसे देखोगे ऊपर ऊपर से, तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि ये प्लान सही है या ये प्लान सही है? समझ गया? तो अब देखिए कि उस प्लान को हम कैसे देखें कि कौन सा प्लान ठीक है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है ईएमआई निकालने के लिए, ठीक, जिसे आप पीरियोडिक पेमेंट भी कह सकते हैं। तो पीरियोडिक पेमेंट मतलब हमारी भाषा में ईएमआई, पीएमटी, पीरियोडिक अमाउंट या पेमेंट। ठीक, तो ये फॉर्मूला है भाई, जो पूछता जाए वो देते जाओ, सीधा सा फंडा। रेट मैंने बोला ये, एनपीआर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट समझ लो, नंबर ऑफ पीरियड, एनपीआर का मतलब होता है वैसे नंबर ऑफ पीरियड। तो कौन सा नंबर ऑफ पीरियड आपका? ये, ठीक है ना। प्रेजेंट वैल्यू ये, ठीक, ये माइनस की तरफ ध्यान मत दो, सिर्फ ये देखो कि आपकी किस्तें कितने की बनी है, 11,000। अब अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे वाले को भी तो चेक करना पड़ेगा। तो फिर से मैंने यहाँ पे मैं ईएमआई की जगह पीएमटी लिख देती हूँ, आपको फॉर्मूला नहीं पता चलेगा ना। ये देखिए मैंने फिर से पीएमटी लगाया, वैल्यू देखो मैंने बहुत ही सिंपल ली है ताकि आपको जल्दी समझ में आए, ठीक है। एनपीआर, ठीक, पेमेंट, किस्तें कितनी बन रही है मेरी, ईएमआई 6,000। अब मुझे ये देखने में लगेगा कि यार यही प्लान सही है, लेकिन ऐसे कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं? अगर आप थोड़ा सा समझदार हो तो देखो मैं आपको बताती हूँ कि आपका टोटल अमाउंट कितना गया 10 किश्तों के बाद, या मान लो 10 साल के बाद, जो भी है। तो आप टोटल अमाउंट देखना आपका कितना गया होगा। सिंपल कैलकुलेशन है, क्या करोगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू ये लिया और मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, ठीक है। ऐसे ही फिर मैं यहाँ पे आती हूँ, ठीक है ना। टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट, यहाँ पे आके मैंने इसे भी यही कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया। अब मुझे, अच्छा सॉरी 20 कर दिया, वही मैं कहूँ इतना कम कैसे आ गया। अब बताओ कि आपका 10 पेमेंट के बाद कहाँ पे ज्यादा वैल्यू जा रही है और कहाँ पे कम जा रही है। तो अब ऐसा नहीं है कि ये प्लान बेकार है, ये वाला बेकार है, यही सही है। भाई हमें अपनी स्थिति भी तो देखनी पड़ती है। अगर मुझे लगता है कि भाई मेरे खर्चे इतने कि मैं इतनी ईएमआई नहीं उठा सकती, तो मजबूरन मुझे यही प्लान लेना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो फिर मैंने ऐसे डिसाइड किया कि यार 5-7 हजार का ही फर्क आ रहा है और माइंड पे प्रेशर भी नहीं लगेगा और किस्तें जो मेरी जाएंगी वो आधी जाएंगी लगभग, ठीक है ना। तो फिर मैं यही वाला डिसीजन लूंगी। तो ये तरीका होता है डिसाइड करने का। अगर आप कभी किसी भी जगह से लोन लेते हैं और ईएमआई जो आपकी जाती हैं, जो कि आजकल हर एक लोन पे आपने देखा होगा, तो जो जिस भी जगह आप जाओगे, जैसे आप किसी बैंक में जाओगे तो उन्होंने भी एक्सेल पे पूरी शीट बना रखी होती है। और अब मान लीजिए कि आप जब किसी से लोन लेने जाते हो तो आप लोग उसमें पूरा दिमाग खाली कर देते हो। अब देखो कैसे, मान लीजिए कि आप इसी के पास गए थे, ठीक है, और आपने पहले ये वाली क्वेरी करी कि सर अगर मैं इंस्टॉलमेंट 10 की बजाय 15 में देना चाहूँ, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वो कम नहीं करेगा, मैं तो आपको वैसे ही बता रही थी कंपेयर के लिए। लेकिन अब मान लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक का है वो आपके लिए कम थोड़ी ना करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही रहेगा। अब आपकी क्वेरी देखो कैसी होगी, जिससे सामने वाला इरिटेट हो जाएगा
वो कब होगा? जब वो अपना पूरा शीट बना के ना रखे। अभी मैं आपको खोल के दिखाऊंगी कि ऐसे शीट बनाते हैं। तो अब आपकी क्वेरी शुरू हो गई कि सर अगर मैं 10 की बजाय 15 में पे करूँ तो कितनी EMI बनेगी? अगर मैं 1 लाख का लोन ना लूं, 1.5 लाख का लूं, तो सर कितनी EMI बनेगी? यही तो क्वेश्चन होंगे। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आप चेंज नहीं कर सकते ना, वो तो बैंक वालों का है। बट आप इन दो में तो कहोगे ना कि अगर ये हो अगर वो हो, करोगे कि नहीं? अब बार बार बंदा कैसे कैलकुलेट करे? या तो वो यहीं पे पुट अप करेगा, जैसे आपने बोला अगर 1.5 लाख का लोन तो क्या रहेगा, बता देगा वो। लेकिन अगर जो लोन है मेरा रहे वो 1 लाख का ही, ठीक है, और अगर मैं आपके 15 बार में पेमेंट कर दूं तो इस तरीके से आपका पूरा वो निकलता रहेगा, अगर आपने पूरा सेट फॉर्मूला से बनाया तो। समझ में आया? अब देखिए इसकी एक शीट देखिए जो मैं आपको अब देती हूँ और समझाती भी हूँ। वैसी शीट जरूर बना के देखना